नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज फिर पाकिस्तान ने भारत को दगा दे दिया। महज हफ्ते भर पहले भारतीय प्रधानमंत्री एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लाहौर पहुंचे थे। तब दोनों मुल्कों के बीच अमन की आशा जगी थी, दोनों देशों के बीच दोस्ती की उम्मीद जगी थी। लेकिन आज इस उम्मीद पर आतंक का अटैक हो गया। सरहद पार पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट में हमला कर दिया। आतंकी तो मारे गए, लेकिन हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल भारत पर आतंकी हमले के लिए हुआ हो। भारत हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन बदले में पाकिस्तान से सिर्फ धोखा मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच बात नहीं होने देंगे आतंकवादी? सवाल यह भी, क्या बातचीत और आतंक साथ साथ चलेगा? और क्या फिर पीठ में छुरा घोंपेगा पाकिस्तान? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर में पीएम मोदी और नवाज की इस मुलाकात के 7 दिन बाद फिर पाकिस्तान ने भारत की दोस्ती की पहल में आतंक का छुरा भोंक दिया। दुनिया के सामने जब अचानक भारत और पाकिस्तान के पीएम की तस्वीर सामने आई, तो उम्मीद जगी कि पाकिस्तान भारत के इस दरियादिली का स्वागत करेगा। लेकिन हफ्ता भर भी नहीं गुजरा कि पठानकोट में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला कर दिया। हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पठानकोट के एयरबेस स्टेशन को निशाना बनाया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी शांति चाहता है, विश्व के सभी देशों के साथ शांति चाहता है। लेकिन भारत पर यदि कोई भी आतंकवादी वारदात यदि होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत भारत के अंदर है। ठीक इसी तरह से 16 साल पहले जब दोस्ती के पस लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे, तब भी दोस्ती के बदले में पाकिस्तान ने करगिल का जख्म दिया था। आज फिर वही घाव ताजा हो गए हैं। यानी जब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के, आतंकवादी घात कर देते हैं। भारत की दोस्ती और पाकिस्तान की साजिश को लेकर सड़क पर भी संग्राम हुआ। पंजाब से लेकर बेंगलुरु तक विरोध प्रदर्शन हुआ। लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर दोस्ती की दावत कब तक खाएंगे। जी, और बुनियादी सवाल तो यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है। बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। पीएल पूनिया साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल आर.के. मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ नुसरत अमीन साहब भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही है, आखिर क्या फायदा हुआ प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ को जो वहां पर विश करने के लिए गए थे, जन्मदिन की बधाइयां देने गए थे लाहौर, उसका? नहीं, सही पूछ रहे हैं आप, मगर क्या फायदा हुआ, क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ? डिप्लोमेसी में इतने सीधे लाइन से डिप्लोमेसी नहीं चलता है। दूसरी बात है, जहां तक अभी पठानकोट का सवाल है, जब कॉम्बैट ऑपरेशन अभी ग्राउंड में चल रहा हो और मुझे लगता है 5वां आतंकवादी अभी मारा गया हो, आगे बाकी खोज चल रही है, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से अभी जोरों शोरों पे है कि किस प्रकार से इसको और मजबूत किया जाए, तो भविष्य में टॉक होगा कि नहीं, टॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो अभी विषय ही नहीं है। विषय है कि अभी जो गतिविधि चल रही है उसको रोकना, उस पर चर्चा करना, उसको सबल बनाना। तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में क्या होने वाला है ये सरकार जब बताएगी तब मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं अभी से स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा कि भविष्य में किस प्रकार का स्टेप सरकार उठाने वाली है। मगर जहां तक अभी का विषय है, आप बताइए, आप खुद बताइए कि इंटेलिजेंस सक्सेसफुल रही कि नहीं। इंटेलिजेंस, यही तो सवाल है संबित पात्रा जी। नहीं, ये सही बात है, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, लेकिन फिर यहां से एक सवाल यह खड़ा हो जाता है कि पहले से अलर्ट होने के बावजूद आतंकी एयरबेस में, एयरफोर्स के एयरबेस में, जहां तमाम सुरक्षा होती है, घुस पाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं कि जो आतंकवादी थे उनका मंसूबा था कि रनवे तक पहुंचे और वहां जो खड़े हमारे युद्धपोत विमान हैं उन विमानों को ध्वस्त कर दें। मगर जो तैनात थे हमारे सिपाही, जो जाबाज थे, और जिस प्रकार का इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया, एनएसजी एक दिन पहले ही पहुंच गया है।
आप देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि एनएसजी एक दिन पहले मौजूद है, पूरे आसपास के बाजार को कल शाम 4:30 बजे से बंद करा दिया गया है और पूरी तैनाती के साथ लाव लश्कर के साथ हमारी मिलिट्री फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है, गरुड़ जो है, बिल्कुल। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए संबित पात्रा जी, मेन मकसद था जी संबित पात्रा जी, मैं पीएल पूर्णिया साहब का रुख करना चाहूंगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, और जब ये इंटरनल हालात हैं, सीमा के अंदर, सरहद के अंदर आकर आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? बाहर एक्सटर्नल क्या हो सकता है? हमारी पॉलिसी क्या ये फेलियर की तरफ नहीं बढ़ रही है? पूनिया साहब, बड़ी दुखद घटना है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन क्योंकि अभी चल रहे हैं और कोई बहुत ज्यादा उसकी ऑपरेशन के बारे में समीक्षा करना मुनासिब किसी तरह से नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये हमला है, तो पाकिस्तान की तरफ से आए हुए आतंकवादी ये उनकी ये करतूत है, और इसमें हमेशा जब भी पिछली घटनाएं हुई हैं उसमें पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और जो दूसरे लोग हैं, नॉन स्टेट फैक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो उनका हमेशा हाथ रहा है। तो इसलिए उसके बारे में मैं समझता हूं कि चर्चा इस समय नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक नीति के रूप में जो सरकार अपना रही है उसके बारे में जरूर चर्चा होनी चाहिए। और संबित पात्रा जी ने कहा, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि क्या लाभ नुकसान है वो इस समय नहीं देखा जाता है, लेकिन लाभ नुकसान तो नहीं देखा जाता, लेकिन ये अवश्य देखा जाता है कि कौन सा स्टेप कब लिया जाए। क्या प्रधानमंत्री सबसे पहले जाके वहां पर वार्ता करने के लिए उतर जाते हैं, और बाकी जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी है, जो विदेश मंत्री स्तर की वार्ता होनी है, जो एजेंडा तय है, उसके बारे में पहले चर्चा हो, और जो जितने भी सबूत दिए जा चुके हैं पहले, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से ऊपर कोई स्तर नहीं है। प्रधानमंत्री की जब विजिट हो तो सभी मुद्दों पर पहले से आम सहमति लगभग तय होनी चाहिए। अब हम ये पूछना चाहेंगे, या प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आप से ये पूछें, क्या उनकी विजिट क्या अप्रोप्रिएट थी, क्या ये सही समय था उसका जाने का, क्या उससे पहले उसका जवाब कोई सहमति सरकार के साथ में पाकिस्तान सरकार के सामने हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब बिंदु ऐसे हैं जो सरकार को, प्रधानमंत्री जी को स्वयं एक समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, मैं उसका जवाब संबित पात्रा जी से लूंगा। मैं आरके मल्होत्रा साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नुसरत अमीन साहब, आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, चूंकि आप पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इस खबर को लेकर वहां पर किस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही है, वो भी जरा हमें बताएंगे। और ये भी बोलिए आप जरा, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जो इंडिया के हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनका ये बयान आ चुका है कि पाकिस्तान का हाथ है इस आतंकवादी घटना के पीछे। भला ऐसे में भरोसा बहाली कैसे मुमकिन है? नुसरत अमीन जी, देखिए, एक बात तो मैं उससे बिल्कुल, मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस है वो ये कि अभी वाजपेयी, मोदी साहब, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, मोदी जी पाकिस्तान आए और उन्होंने बहुत सारी गलतफहमी अपने बारे में दूर की। पाकिस्तान के सर्कल्स में, सियासी सर्कल्स में, अवामी सर्कल्स में उन्होंने बहुत सारी अपने बारे में जो खदशात थे वो उन्होंने दूर किए। और उन्होंने यहाँ आके, वो चाहे जिस लिए भी आए थे, चाहे वो अचानक आए थे या प्लान्ड कोई उनका विजिट था, उन्होंने ये मैसेज दिया तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को कि जी बातचीत हर लेवल पे हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, सारे ट्रैक साथ चल सकते हैं। ठीक है। और जितनी भी गलतफहमियां उनके दूर करने का वक्त आ गया। एक सेकंड, उसके बाद ये जो घटना हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अभी, ये पठानकोट के अंदर, देखिए मुझे नहीं पता कि आपके हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जो हैं उनकी सोर्स क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, अभी मेरे एक दोस्त है, वो बड़ी गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की। देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स भी चलें, अगर ये मान ली जाए कि किसी न किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के किसी हिस्से को या एस्टैब्लिशमेंट के किसी हिस्से की इंटेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो होते नॉन स्टेट है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बात और कहूंगा कि देखें, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक जो मिलिटेंसी इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है, पहले तालिबान और अलकायदा की सूरत में, और उसके बाद आईएसएस की सूरत में, और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, और वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा हुआ है। देखिए, इसमें एक चीज सामने आ रही है कि लोन वुल्फ अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे
लोन वुल्फ अटैक का मतलब मैं ये समझता हूं कि चाहे मैं अकेला या अपने किसी साथी के साथ कहीं जाके हमला कर देता हूं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि कोई तंजीम दुनिया में ऐसी है या कोई स्टैब्लिशमेंट ऐसी है जिसके नजरियात से मैं एग्री करता हूं, हालांकि उसने मुझसे नहीं कहा ऐसा करने के लिए। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान के देखिए, एक बात तय है, ये मैं पाकिस्तान में रह के भी आपके टीवी पर बैठ के ये मानता हूं कि कश्मीर, एक चीज आप नहीं मानते, एक चीज पाकिस्तान में नहीं मानी जाती। जो आप नहीं मानते वो बात यह है कि कश्मीर में एक मूवमेंट है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है। कश्मीर में सर उस बात को छोड़िए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल क्यों होता है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या वहां के हुक्मरानों की, वहां की एजेंसियों की, मिलिट्री की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? आज भी जो घटना घटी है, मल्होत्रा साहब आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, आर के मल्होत्रा जी, ये पठानकोट वाली भी जो घटना है, इसमें यह खबर आ रही है कि 4 बार इन दहशतगर्दों ने वहां बहावलपुर में बात की है, 3 बार तो हैंडलर से अपनी बात की है और 1 बार अपने घर में किसी ने फोन किया और यह कह रहा था कि मैं शहीद होने जा रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ अभिषेक ये बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स की एक चर्चा में बात आई, लेकिन सच ये है कि जब हम पाकिस्तान एक एज एन एंटिटी कहते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि हम पाकिस्तान की एक हिस्से से बात करते हैं। पाकिस्तान में एक हिस्सा नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं। एक फौज है जो अपनी मर्जी से तख्ता पलट देती है, एक उनकी ISI एजेंसी है जो फौज से कनेक्टेड है। जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ ऐसा करना चाहती है जिसमें फौज की रजामंदी नहीं है तो उस एंटिटी को इस्तेमाल किया जाता है और उसका नाम दिया जाता है नॉन स्टेट एक्टर। आज की तारीख में भावलपुर के इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, टेलीफोन कॉल्स की आप भले बात करें, उनको आप एक्चुअल डोजियर दें। आपने एक आदमी पकड़ रखा जो कहता मैं पाकिस्तान का हूं, बिल्कुल। आपने एक मुकदमा चलाया जिसमें कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं, फिर भी वो ये कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर। उनका कहना ये है कि एक पाकिस्तान में गुस्सा है भारत के खिलाफ, तो इसलिए कुछ तंजीमें हैं जो उस गुस्से को जाहिर करने के लिए भारत में घुस आती हैं। अब उनके पास इस किस्म का असला है, उनके पास इस किस्म की ट्रेनिंग है, उनके इस किस्म की सपोर्ट है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के थ्रू वो इधर आ सकते हैं और फिर भी पाकिस्तान ये कहे कि ये हमारी गैर मर्जी से आ रहे हैं और अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, तो ये चीजें हजम होने वाली नहीं है। और अगर हमने बातचीत करनी है तो हमें ये दिलासा दिला दिया गया कि जॉर्जियो साहब जो अभी तक जनरल थे फौज के, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं, तो फौज इसके अंदर सहमत है जो आप बात करेंगे, पर ये है नहीं। बिकॉज जो फौज इस वक्त कार्यरत है, जो नौकरी कर रहे हैं, एक रिटायर्ड आदमी की बात उतनी ही सुनेंगे जितना वो जरूरी समझते हैं। ताकत अभी भी पाकिस्तान फौज में। तो जब आप बात करते हैं शरीफ साहब से, तो ये आपको याद रहे कि शरीफ साहब का 3 दफे तख्ता उलट चुका है। तो शरीफ साहब खुद ऐसे कुछ सिचुएशन में नहीं है जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जो कहते हैं वो कर सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से एक अजीब सा मल्होत्रा साहब, अब सवाल ये खड़ा हो जाएगा, समित पात्रा जी आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बीजेपी की केंद्र में सरकार है, जरा मुझे ये बताइए फिर पाकिस्तान का इलाज क्या है? हम बात क्यों करें? फिर तो वही स्थिति है ना अभी जो आप लोग कहते थे कि गोली बोली साथ नहीं, अभी यही लग रहा है कि हम गोली और बोली साथ चाह रहे हैं। देखिए, आपने 2 प्रश्न पूछे, एक तो पाकिस्तान से बात क्यों और दूसरा पाकिस्तान का इलाज कैसे। जहां तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल है, इसमें भी 2 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान से पहले जो हम बातचीत कर रहे थे उसका रुख क्या रहेगा, ये सरकार तय करेगी। अभी मैं बता नहीं सकता हूं कि आगे में उसका स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। जब सरकार इस पे कोई रुख लेगी तो मैं जरूर उस पर स्पष्टीकरण दूंगा। दूसरा विषय, समित पात्रा जी, इसका क्या मतलब एक ये निकाला जा सकता है कि सचिव स्तर की जो वार्ता होनी है उसको लेकर सरकार सोचेगी एक बार फिर से? आप जो कह रहे हैं उसका क्या एक मतलब ये है? नहीं, इसका कोई मतलब जब तक सरकार इस पे नहीं बोलती है। आप देखिए, अभी कॉम्बैट ऑपरेशंस चल रहा है, प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी सरकार का हो या प्रवक्ताओं का हो या हम सब का हो, प्रायोरिटी यही है कि ये कॉम्बैट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, जो आतंकवादी घुसे हुए हैं उनको कोम डाउन करके निकाला जाए, यही प्रायोरिटी है। उस समय अगर हम चिंता करने लगे कि भविष्य क्या होने वाला है, तो इट विल बी टू मच अ फ्यूचरिस्टिक अटेम्प्ट। ये फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट को छोड़ के हम फ्यूचर की चिंता करेंगे। जब
फ्यूचर के विषय में सरकार कोई बयान देगी, जो कि स्वाभाविक है, सरकार सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलेगी, तो हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जहां तक पाकिस्तान के इलाज का सवाल है, इलाज का सवाल है, इलाज भी सुन लीजिए। नहीं, आपने कहा ना कि सरकार सबको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं माने, लेकिन पूनिया साहब की वही तो शिकायत थी कि लाहौर जब गए मोदी साहब तो सबको कॉन्फिडेंस में उन्होंने नहीं लिया, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। शहर का नाम क्या था? नहीं, जहां तक पूनिया साहब का सवाल है, देखिए पूनिया साहब आज कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर है, मगर आज हम लोग हिंदुस्तानी के नाते यहां बैठे हुए हैं, मैं लड़ने वाला नहीं हूं। यहां नुसरत अमीन साहब को कन्विंस करना है कि पाकिस्तान गलती कर रहा है, आप सुधर जाइए, ना कि हम दोनों बैठ के लड़ने लगे। इसलिए मैं आज पूनिया साहब को किसी प्रकार से भी घेरने वाला नहीं हूं। पूनिया साहब अपने विषय को लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं, मगर पाकिस्तान का इलाज सुनना जरूरी है। मेरे वर्ड को शायद वो नुसरत अमीन साहब नहीं मानेंगे, मगर हिलरी क्लिंटन तो आपकी मित्र है, आपके देश की मित्र है। उन्होंने कहा था कि अगर आपने अपने बैकयार्ड में, अर्थात पाकिस्तान अपने आंगन में सांप और सपोले पालेगा और उनको दूध पिलाएगा और कहेगा जाओ हिंदुस्तान को काटो, अफगानिस्तान को काटो, ईरान को काटो, तो एक दिन वो आपको भी काट लेगा। अभी वही सांप जो सांप हिलरी क्लिंटन ने कहा था वो आपको काट रहा है, तो आपका इलाज है आप सांप मारिए, आप सांप मारिए। जो अमीन साहब, समित पात्रा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले खुद सांप को मारना पड़ेगा। देखिए, बात ये है कि ये जो अब बात कर रहे हैं इसके ऊपर यकीनन बात हो सकती है। ये मसला है लॉ एंड ऑर्डर का, ये लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का इशू है। देखिए, अगर पाकिस्तान की सरजमीन, अगर मैं आपकी बात को मान लूं कि पाकिस्तान की सरजमीन यूज हो रही है साजिश के लिए, तो भारत की भी तो सरजमीन यूज हो रही है दहशतगर्दी के लिए। वहां जो वाकया हो रहा है वो तो इंडिया में हो रहा है ना। देखिए, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जब जो कुछ आग जल रही है, तबाही हो रही है, नुसरत अमीन साहब, ये दहशतगर्द आ कहां से रहे हैं? ये तो सीमा पार से आ रहे हैं ना। देखिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि एक चीज हिंदुस्तानियों को माननी चाहिए और एक चीज पाकिस्तानियों को माननी चाहिए। जो हिंदुस्तानियों को जो चीज माननी चाहिए, देखें, यकीन कीजिए, मैं बड़े खुलूस से दिल से ये बात कर रहा हूं। ये बात सुनने में बड़ी तकलीफदेह लगेगी आपको और पाकिस्तानियों को भी, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहते हुए ही बात कर रहा हूं। हिंदुस्तानियों को ये बात माननी चाहिए कि कश्मीर के मामले में एक तहरीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या ना हो। कश्मीर में एक इंसर्जेंसी है, चाहे वो कभी कभी सर उठाती हो, वो मौजूद है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के खिलाफ। और पाकिस्तानियों को यह माननी चाहिए कि यहां पर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं और वो उसके लिए पॉलिटिकल या मिलिटरीली भी कोशिश करते होंगे कि कुछ किया जाए। ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ऐसे लोन वुल्फ अटैकर्स हैं। एक मिनट, इसको सिर्फ आप नॉन स्टेट एक्टर बार बार कह के खारिज नहीं कर सकते हैं। पीएल पूनिया साहब, मैं खारिज तो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर मसूद अजहर ने भारत के पार्लियामेंट पर हमला करवाया, इस हमले में भी बताया जा रहा है कि किसका हाथ हो सकता है। हाफिज सईद से लेकर जकीरुर रहमान लखवी तक वहां पर आराम से घूमते फिरते रहते हैं। क्या उन पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को? आप मसूद अजहर की बात करें या आप हाफिज सईद को लिए बैठे रहते हैं, जो भी है, देखिए जो भी है, मैं अगर ये कह रहा हूं कि नॉन स्टेट एक्टर्स है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, तो फिर इसका मतलब है मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं। और हिंदुस्तान को भी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, अपनी नेग्लिजेंस भी तस्लीम कर लेना चाहिए। पीएल पूनिया साहब जवाब दीजिए, नुसरत अमीन जो कह रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान की तरफ से कितने सबूत दिए जा चुके हैं जिसमें वहां की आर्मी, वहां की आईएसआई और जो नॉन स्टेट एक्टर जो आप बता रहे हैं, बार बार आता रहे, हाफिज सईद हैं, लखवी हैं और जैसे मोहम्मद के जितने पदाधिकारी हैं वो सब शामिल हैं। उनके खिलाफ इतने सबूत दे रखे हैं, तो पाकिस्तान उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप हमारे यहां पर कौन सी क्या है, आप क्यों चिंता करते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो हमारे नागरिक हैं? आज जब भी इलेक्शन होता है खुल के वोट देते हैं, तो आप उसकी क्यों फिक्र करते हैं? आप उसकी चिंता करिए जिसका सबूत हमने दे रखा है। बार बार हम पाकिस्तान को सबूत दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, आप उसकी चिंता करिए, उसकी बात करिए। पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर गए तो उनकी यही जवाब देंगे आप कि यहां पर जो ही जाएंगे हफ्ते भर के अंदर आप यहां पर उसका इस तरह का खतरनाक तरीके से जवाब देंगे? तो ये तो नहीं चल सकता। आप बार बार कह रहे हैं, ये कोई हो ही नहीं सकता। शायद इसे ही बीच में छुआ घोषणा कहते हैं। आतंकवादी घुसे हैं, वो पाकिस्तान आर्मी और जो दूसरे लोग हैं आईएसआई, उसके बिना
इंतजाम के वो नहीं घुस सकते। एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा पुनिया साहब, माफी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। जहां पूरी से ज्यादा सूर्यप्रकाश रहता है, इकट्ठे आए और सूर्य शक्ति का मानव जात में कैसे उपयोग हो, उस पर एक संगठन का निर्माण किया है। इन चीजों का रहने वाले युगों तक प्रभाव रहने वाला है। इसके मूल में ज्ञान है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, और वही बदलाव लाए। और बदलाव को लाने की दिशा में एक उत्तम कदम, और मैं मानता हूं कि शताब्दी समारोह का पूज्य स्वामी जी को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि इस एक उत्तम कदम के द्वारा दी जा रही है, और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल हुआ है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, यहां पर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए। इसी पर आज हम सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का इसी मसले पर बयान आया है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। मैं देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश अपने सामने वाले देश की सैन्य शक्ति पर घात करने के लिए प्रयास करता है। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में मिला दिया, उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं। जो वीर सपूत पठानकोट में शहीद हुए हैं, पूरा देश उन्हें नमन करता है, उन्हें याद कर रहा है। लेकिन संबित पात्रा जी, मेरा सवाल यह है कि इस तरह के हालात ही क्यों पैदा होते हैं कि हमारी ये जांबाज वीर गति को बार बार प्राप्त हो? क्यों इस तरह की स्थिति बनती है? आखिर हम कब आंख में आंख डालकर बात करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए, मगर जब भी आतंकवाद हमला करता है तो कितनी प्रिपेयर्डनेस है, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है ये जो शाबाशी आज प्रधानमंत्री जी ने मिलिट्री फोर्सेस को दिया है, जवानों को दिया है, वो इतना वेल डिजर्व्ड है। आप देखिए उनकी प्रिपेयर्डनेस को कि जो एनएसजी है वो पहले से तैनात थी, पूरी प्रिपरेशन के साथ पूरा फौज लगा हुआ था, जिससे कि जो मेन मकसद था पूरे रनवे को डिस्ट्रॉय करने का और विमानों को डिस्ट्रॉय करने का, वो नहीं हो पाया है। और देखिए जो ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, जो इंसानियत के दुश्मन है, जो आतंकवादी हैं, वो तो प्रयास कर ही रहे हैं कि इस प्रकार से पूरे ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे वो अटैक करे, मगर हम सबको डट के इसका सामना करना चाहिए। और आंख मिला के बात करने की जहां तक आपने बात की है, आंख मिला के ही तो बात कर रहे हैं, कहां आंख झुका के बात कर रहे हैं। हमने अगर प्रधानमंत्री लाहौर गए
तो वो एक इनफॉर्मेलिटी इन्फ्यूज करने के लिए था। वो कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हो रहा था, वो कोई समिट लेवल बातचीत नहीं थी। बातचीत पे सरकार का क्या रवैया रहेगा, जब सरकार इस पे निर्णय लेगी तब मैं इस पे बातचीत करूंगा। अभी सरकार का कोई बयान आया ही नहीं। आर.के. मल्होत्रा जी, पीएल पुनिया साहब, आपके पास मैं आऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा नुसरत अमीन साहब से। नुसरत अमीन साहब, अगर हमें पाकिस्तान से रिटर्न गिफ्ट में ऐसी ही चीजें मिलती रहेंगी तो कैसे फिर भरोसा बहाली वाली चीज आप देखते हैं, कैसे हो पाएगा ये संबंध, कैसे हमारे मधुर हो सकते हैं सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि दो सतहों पर इस बात को देखा जा सकता है। पहली सतह पे जब मैं बात करूंगा तो जाहिर है वो आपको या जो साथी हमारे बैठे हैं इस वक्त दिल्ली में, वो उससे सहमत नहीं होंगे। वो ये कि इस तरीके से फौरन टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद पर या जो कुछ भी आपके इन्वेस्टिगेटिव इदारों ने जो कुछ भी अभी तक हासिल किया है इस हमले के बाद, उस पर फौरन ये फैसला कर लेना कि जी ये मोदी जी की लाहौर आमद के बाद का रिएक्शन है, मेरा ख्याल है ये अप्रोच ठीक नहीं है। देखिए, हो सकता है ये बात ठीक हो या ना हो, लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं है पॉलिटिकली, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मैं आपकी बात मान लूं और 100% उन बातों पे यकीन करना शुरू कर दूं जो इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से आ रही है या इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से आती है कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया, ये इस्लामाबाद ने किया, ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया, तो भी मेरा ख्याल है एज एन इंडियन मुझे फिर ये सोचना चाहिए, और मेरी ये एक बड़ी मॉडेस्ट और हम्बल एडवाइस होगी कि अगर आप ये समझते हैं कि जब निगोसिएशंस की टेबल पर दोनों मुल्क आते हैं और फिर कोई ना कोई वाकया होता है तो इसको इंडिया एड्रेस करे पाकिस्तान के साथ और इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करे, पाकिस्तान की इसको सॉल्व करने में सपोर्ट करे। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ चीजें बदली जरूर है, चाहे आप माने या ना माने। देखें, ये पहला मौका है कम से कम जब से मैं देख रहा हूं पिछले 20-25 साल से कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत से मेन इश्यूज के ऊपर एक पेज पर। मैं आपको बताऊं, आतंकवाद के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों इदारे यानी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इदारे और गवर्नमेंट, दे आर आउट टू फिनिश देम, दैट्स फॉर श्योर। इस पे एज अ जर्नलिस्ट और एज अ शहरी मुझे अब कोई डाउट नहीं है कि दिस इज डेफिनेटली द लास्ट ईयर फॉर द सर्वाइविंग टेररिस्ट इन पाकिस्तान। आपकी बहुत सारी बातें सही हैं अमीन साहब, आपकी बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है आर.के. मल्होत्रा जी। सवाल यह है कि 26/11 मामले में भी हमने ये देखा, न जाने कितने सबूत डोजियर पाकिस्तान को सौंपे गए, पाकिस्तान उन्हें नकारता रहा। तो अब जो खबर आ रही है और जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि मसूद अजहर का इसके पीछे हाथ हो सकता है, इसके भी तमाम हम सबूत दे दे, पाकिस्तान नहीं मानेगा, डिनायल मोड में रहेगा हमेशा। फिर कैसे होगा पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों को सजा कैसे मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान में जब वो बात करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की, तो ये एक मैन्युफैक्चर्ड आइलबी है, मतलब एक बनावटी किस्म का एक तथ्य है। बिकॉज सच ये है कि ये लोग एक स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हैं, स्टेट ना कहें तो एटलीस्ट मिलिट्री पॉलिसी का हिस्सा है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जी। तो जब ये कहते हैं कि हम लोग दहशतगर्दी को खत्म करने वाले हैं, तो उस दहशतगर्दी को एक निगाह से नहीं देखते। वो ये कहते हैं कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर खराबी मचा रहे हैं उनको तो हम खत्म करेंगे, लेकिन दहशतगर्द जो हमारे पाकिस्तान से ऑपरेट करके भारत में कुछ कर रहा है तो वो तो अच्छे हैं, वो तो हमारी नीति का हिस्सा है। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक हम भले कितने मर्जी तथ्य दे दें, चाहे जो मर्जी कर लें। अब हमारी एक बेसिक कमजोरी ये है कि या तो हम फौज के साथ लड़ सकते हैं या डिप्लोमेसी के थ्रू बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच का रास्ता जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का है, जो पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, उस किस्म की चीज हमारे पास नहीं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, शियाज के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसमें हम ना इंटरफेयर करते हैं, ना हम में कोई काबिलियत है कि उन लोगों की हम मदद कर सकें। इस वजह से वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए और जो चाहें वो भारत के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट आज की तारीख में पॉलिटिकल लीडरशिप शुड स्टे द कोर्स, चाहे भले ये छोटी मोटी चीजें होती रहें, लेकिन उनको बातचीत करनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ताकत है, जो बाकी ताकतों से जूझ नहीं पा रही है, उसकी मदद करनी चाहिए ताकि इन मसलों को दूर किया जाए। नहीं तो यही तरह चलती रहेगी। पीएल पुनिया साहब जो बात यहां पर कह रहे हैं आर.के. मल्होत्रा जी, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं?
बातचीत जारी रहनी चाहिए अभी भी? देखिए, विदेश नीति में वार्ता तो सबसे पहला हथियार है, वो तो हमेशा जारी रहनी चाहिए। लेकिन वार्ता जारी होने से पहले क्या परिस्थितियां, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से उनको वार्ता करें, किस स्तर पर वार्ता करें, किन बिंदुओं पर वार्ता करें, पहले जो वार्ता हुई उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा कर ले। ये सब चीजें तो सबसे पहले हैं। और ये जो कहना जो पाकिस्तान से जो नुसरत अमीन साहब कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट वो वन पेज पे है। कहां वन पेज पे है? जब आर्मी स्कूल में बच्चों को मार दिया आतंकवादियों ने, तब से आर्मी ने कहा कि नहीं, इस बार आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वरना आर्मी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। पाकिस्तान आर्मी वो कहां मानने वाली है? आप प्रधानमंत्री जाए जो बात करते रहे, लेकिन वास्तविकता जितना ऑपरेशन है पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई उसके हाथ से हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश जब तक नहीं लगेगा तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। तो वार्ता एक तरफ करते रहिए, दूसरी तरफ आतंकवादी गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लगेगा, तो इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। इस बारे में सोच रहे हैं आप लोग संबित पात्रा जी? नहीं, स्वाभाविक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बारे में सोच रहे हैं तभी तो जो इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई सुषमा जी के साथ, उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर किया इंडिया और पाकिस्तान में, उसमें टेररिज्म को नंबर 1 रखा गया, सेग्रीगेट किया गया है टेररिज्म को। और ऊफा में भी हमने कहा टॉक ऑन टेरर, आप पहले आतंकवाद पे बात करिए, और पाकिस्तान को उस पे मानना पड़ा कि यस, पहली बातचीत टेरर पे होगा, टेरर जब तक समाप्त नहीं होगा बाकी चीजें बेमानी है। तो हम इसको मानते हैं और इस तकरीर को आगे बढ़ा भी रहे हैं, ये हमारे एक्शन सजेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जहां तक इंडिया पाकिस्तान का डिप्लोमेसी है उसमें एक कॉम्पोनेंट ऑफ कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि नो वन नोज whom to address in पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है। नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, आईएसआई, मिलिट्री। खुद नुसरत अमीन साहब से आप पूछेगा कि किसको एड्रेस किया जाए तो नुसरत अमीन साहब भी कंफ्यूज नजर आएंगे। यही कंफ्यूजन जो पाकिस्तान का मूल दूरी है, उसी के कारण से डिप्लोमेसी में कंपोनेंट ऑफ कंफ्यूजन है। ठीक है, ये सच्चाई है संबित पात्रा जी कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह रहेगा ब्रेक के बाद कि अगर इस तरह की हरकत बार बार पाकिस्तान करता है तो हम फिर क्यों नहीं मजबूत हो रहे हैं? हमारे यहां, हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं आतंकवाद की, इनको कामयाब होने में पाकिस्तान, क्यों इस तरह की घटनाएं में पाकिस्तान के लोग कामयाब हो जाते हैं, वहां के दहशतगर्द? आरके मल्होत्रा साहब, पहला सवाल आपसे ही है। एक बार फिर से यह बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान ही इन सबके पीछे है, लेकिन सवाल यह कि आखिर हम पाकिस्तान को कब तक कोसते रहेंगे? अपने सिस्टम को, अपने तंत्र को हम इतना मजबूत क्यों नहीं बनाते हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी भारत में, हिंदुस्तान में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम ना दे सके? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अब ये तय करना पड़ेगा कि हमारे पास भी ऐसा तंत्र होना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान को तकलीफ हो। हम जो उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह उन लोगों की पॉपुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है, जिस तरह शिया को इतना मजबूर किया जा रहा है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अगर हम उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें तो शायद पाकिस्तान को समझ आना शुरू हो जाएगा कि अगर जो हमारे साथ जो वो कर रहे हैं, अगर हमने वो करना शुरू कर दिया, तब शायद वो बातचीत करें तो उनकी आर्मी को भी समझ आएगा, उनकी मिलिट्री को भी समझ आएगा। पॉलिटिकल लीडरशिप इस चीज को समझती है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकती, और ये परेशानी है उधर। तो उस परेशानी को दूर करने का तरीका यह है कि उसकी मिलिट्री को पता लगना चाहिए। जी, नुसरत अमीन साहब, क्या यही जवाब हो सकता है पाकिस्तान को? तभी पाकिस्तान संभलेगा और अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, आतंकवादी घटनाओं के लिए? देखिए, ये जो सोल्यूशन पेश कर रहे हैं, ये तो दुनिया में किसी भी डिप्लोमेटिक इंटेलेक्चुअल को ना समझ में आएगा, ना वो इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, अगर गुफ्तगू संजीदा की जाए तो यही जवाब होगा। आप किसी से भी पूछेंगे, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी और उसके बाहर भी। सर, लेकिन जिसको जख्म मिलते हैं ना, उसको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। 26/11 का जख्म कोई नहीं भूला हिंदुस्तान में। उसके बाद तो से तैयारी पूरी बात, संबित पात्रा जी, पूरी तरह से ये बात साफ हो गई थी कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया दहशतगर्दों ने। लगातार वहां से जकीर रहमान लखवी यहां पर संपर्क में था आतंकवादियों के, हाफिज सईद मास्टरमाइंड था उसका।
क्या हुआ, पाकिस्तान ने किस अंजाम तक उन्हें पहुंचाया? सवित पात्रा जी। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, कोई शक भी नहीं है, और नुसरत अमीन साहब भी ये बात जानते हैं। ये अलग बात है कि वो बता नहीं पा रहे हैं इन बातों को, यहां बोलना नहीं चाहते हैं। बार बार अमीन साहब ने कहा कि लोन वुल्फ, लोन वुल्फ। ये लोन वुल्फ थे, ये जो आतंकवादी आज मारे गए हैं हमारे जवानों द्वारा, ये लोन वुल्फ थे। लोन वुल्फ ऐसे नहीं होते हैं जो वहां घर पे अर्थात अपने हैंडलर्स से बात करते हैं। ये लोन वुल्फ अटैक नहीं है, ये प्री प्लान्ड अटैक होता है। और पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि अगर उनको अपनी ही सुरक्षा चाहिए तो पहले उनको अपने ही घर के अंदर पल रहे आतंकवाद को, जिसको उन्होंने खुद परपिट्रेट किया है, जिसको उन्होंने खुद बनाया है, उसे समाप्त करें। बार बार विक्टिमहुड का जो ये गाना शुरू कर देते हैं कि हम भी विक्टिम हैं, हम भी जख्मी हो गए हैं, इससे अब संसार का उन पर से भरोसा हटने वाला है और हट भी गया है। और आखिरी कमेंट पीएल पुनिया साहब, क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी पाकिस्तान को लेकर जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है सरकार की? देखिए प्रधानमंत्री जी, हम उम्मीद करते हैं कि अवश्य पुनर्विचार करेंगे। क्या उन्होंने जो कदम उठाया, जो वहां पर एक एडवेंचरिज्म का, वो सही था या गलत था, वो अपने से सवाल जरूर पूछेंगे। इसमें परिवर्तन होगा, करना चाहिए। ये इस तरह से ठीक नहीं है। जितने आतंकवादी घटनाएं पहले हुई थी, जो यूपीए के टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए और उन्हें दिया था, इसी वजह से जो आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई थी। तो इसमें पुनर्विचार अवश्य होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन वार्ता बंद नहीं होनी चाहिए, वार्ता बंद करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो अमन के दुश्मन हैं वो जाहिर तौर पर चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दो ताकि भारत और पाकिस्तान के सौहार्दपूर्ण संबंध ना बनने पाए।